नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, से आज मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस पेपर, जो कि साइंस सब्जेक्ट्स का है, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो पेपर है आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा दिया गया है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपका जो पेपर टर्म 2 में अब की बार जो है मैक्सिमम मार्क 40 का होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। आपको एक कार्बन कंपाउंड दे रखा है। ये कार्बन कंपाउंड आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, इस कार्बन कंपाउंड में कितने बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है, यानी कितने कोवेलेंट बॉन्ड इसमें हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए, इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो ये कार्बन है इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और अगले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। बस आपको क्या करना है, काउंट करना है। अगर आप ये काउंट करते हैं इन सभी को कितने बॉन्ड हैं तो आपके टोटल कितने बॉन्ड आते हैं, 17। यही आपको बताना था इसमें। तो टोटल जो बॉन्डिंग पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, टोटल आपके बॉन्ड 17 है। तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला था। उसके बाद में इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है कि कार्बन C4 does not exit, but lead +4 exit, although both belong to the same group. Why? अब देखिए, कार्बन और लेड जो होता है वो एक ही ग्रुप में क्या कर आते हैं, लेकिन कार्बन जो होता है वो क्या है, C+4 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि जो लेड होता है वो +4 की फॉर्म में एग्जिट करता है, जबकि ये नहीं करता। ऐसा क्यों, आपको बताना है। अब बच्चों, आपको पता है कि लेड जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 6 होता है, और लेड का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है, आपको पता है, 82 होता है। अगर हम बात करें कार्बन में क्या होता है, न्यूक्लियस से क्या होते हैं, 2 ही सेल होते हैं। क्या होते हैं, 2 ही सेल होते हैं, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले सेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि लेड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं इसमें होते हैं। तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी कार्बन के अंदर क्या है, कम है, और ये न्यूक्लियस पे आपको पता है कि प्लस चार्ज होता है, जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है, इसलिए कभी भी ये 4+ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। जबकि लेड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होने के कारण से आउटर मोस्ट सेल और जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। इस कारण से इसका अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स से, वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए जो लेड होता है वो इजिली से क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इस प्रकार से, और इस फॉर्म में एग्जिट कर सकता है, जबकि कार्बन प्लस फॉर्म इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, स्ट्रोंगली बाइंड करता है न्यूक्लियस के साथ में, तो 4 इलेक्ट्रॉन इजिली से लूज नहीं करता। तो फिर ये क्या करता है, शेयरिंग के द्वारा बॉन्डिंग करता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। आपको ये टेबल दे रखी है, इस टेबल में से आपको पहचान करनी है इनमें से कि ए के स्थान पे क्या आएगा, बी के स्थान पे क्या, और सी के स्थान पे क्या, और डी के स्थान पे क्या आने वाला है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी ऐसी कुछ टेबल। आपको ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो देखना वहाँ पे ए के स्थान पे उसकी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लिथियम के नीचे आएगा आपका ए के स्थान पे क्या आने वाला है, आपके एक स्थान पे आने वाला है बच्चों सोडियम, और जो बी है, बी के स्थान पे आने वाला आपका कैल्शियम, और सी के स्थान पे आपका आने वाला है बोरोन, और डी के स्थान पे आपका आने वाला है जर्मेनियम। क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, जर्मेनियम, यानी जी। तो ये आपको बताने थे। उसके बाद में ऑप्शनल में जो क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव साइज। अब देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट मान सकते हैं आप, तो इनका आपको साइज बताना है कि कितने साइज, किसका साइज बड़ा है और किसका छोटा है।
अब मान लेते हैं ये जो कोई नॉर्मल एलिमेंट है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये नॉर्मल फॉर्म है इसकी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, ए माइनस। तो याद रखना एनाइन का जो साइज होता है एलिमेंट का वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एलिमेंट का, और उसके बाद एलिमेंट के कैटाइन का सबसे छोटा साइज होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इसमें नॉर्मल साइज में होता है, और ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एक सेल कम होने की या इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, तो इस कारण से साइज भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। जबकि ए नेगेटिव एनाइन की फॉर्म में जब आता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है आउटर मोस्ट सेल में, तो उस केस में जो न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है, इस कारण से साइज बढ़ जाता है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि एनाइन का सबसे बड़ा होता है, फिर एलिमेंट जो नॉर्मल फॉर्म होती है, उसके बाद में कैटाइन का सबसे छोटा साइज होता है। तो आपको ऐसे अरेंजमेंट करना है। उसके बाद में देखिए बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं। तो आपको बच्चों पता है कि कुछ इस प्रकार से टेबल है हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें आप देखेंगे दो लाइनें नीचे भी हैं, तो इसमें 1 से लेके 18 तक तो क्या है, ग्रुप है, यानी टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 है। और ये इस प्रकार से ओरिजेंटल लाइनें होती हैं वो उनको हम पीरियड बोलते हैं, वो कितने आपके 7 हैं। तो आपको यही राइट आंसर लिखना था इसका कि टोटल ग्रुप जो होते हैं वो 18 होते हैं और पीरियड जो होते हैं वो 7 होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक डायग्राम दे रखा है आपको, इसमें क्या है, ये पूछा गया है द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट पी एंड क्यू फ्यूजिंग टू गिव आर, दिस आर देन प्रोड्यूस एस टी यू वी, वट डू पी क्यू आर एस रिप्रेजेंट हेयर। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा कब होता है, पी और क्यू के बारे में आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पी और क्यू जो होते हैं वो क्या है, मेल और फीमेल के गैमेट हैं, मेल और प्लस फीमेल के जो गैमेट हैं वो क्या है, पी और क्यू है। जब मेल और फीमेल के गैमेट मिलते हैं तो आर क्या बना हमारा यहाँ पे, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट। तो यहाँ पे आर को हम बोलेंगे कि जाइगोट। पी और क्यू क्या है, हमारी मेल और फीमेल गैमेट है। और जाइगोट जब बड़ा होता है, डेवलप करता है, तो वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो ये क्या है, ये क्या है हमारे एम्ब्रियो, क्या है बच्चों, एम्ब्रियो। तो ये आपको बताना था इसमें। उसके बाद में देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है, आपको इस प्रकार से कुछ वेन डायग्राम की फॉर्म में दिखा रखा है। तो आपको क्या बताना है, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम below represent condition which are necessary to active enzyme when a seed germinate, justify your answer। तो आपको क्या करना है, क्या बताना है इसमें, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि नेसेसरी कंडीशन बतानी है आपको। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो उसको क्या क्या जरूरत होती है, क्योंकि जो सीड होता है वो क्या होता है, सोइल में होता है। तो सोइल में ग्रो करने के लिए उसको क्या जरूरत होती है, सूटेबल टेम्परेचर और वाटर की ज़रूरत होती है, जबकि लाइट की ज़रूरत उसको नहीं होती। तो आपको यही बताना है, तो कौन सा पार्ट इसमें ए बी सी डी में से कौन सा सही से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा जो बी है वो सही से इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यही आपको बताना था कि नेसेसरी कंडीशन क्या जरूरत होती है, सूटेबल टेम्परेचर और एंड वाटर, जो बी सही से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, आपसे आपसे पूछा गया है कि ए ब्लू कलर फ्लोअर प्लांट डिनोटेड बाय बी बी, यानी कैपिटल बी के द्वारा उसको क्रॉस ब्रेड विद द दैट ऑफ द वाइट फ्लोर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल यानी बी बी। तो इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस करवाना है, जो कि मेंडल्स रूल के अकॉर्डिंग हमें करना है इसको। तो चलिए हम उसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं हम कि व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर्स प्लांट इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर F1 प्लांट्स आर सेल्फ पोलिनेटेड। तो ये दोनों क्वेश्चन हम अभी करते हैं। तो चलिए करते हैं इनको। तो हमारा जो ब्लू फ्लावर था उसका हम बी क्रॉस करवा रहे हैं इसके
फैक्टर स्मॉल बी से। तो देखिए क्या पॉसिबल हो सकते हैं, अगर इसका बी इसके स्मॉल बी से कंबाइन होगा तो कैपिटल बी और स्मॉल बी, फिर इसके स्मॉल तो कैपिटल बी, तो ये इसकी क्या है ऑफस्प्रिंग बन सकती है, यानी F1 जनरेशन में ये आएंगे। अब आपको पता है कि कैपिटल बी सभी में है तो डोमिनेंट है, तो सभी का कलर क्या आएगा, आपको ब्लू देखने को मिलेंगे। यानी चार जो इसके F1 जनरेशन में चार जो मेंबर है ऑफस्प्रिंग है, तो उनकी सभी के कलर आपको बी डोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑल फ्लावर्स इन F1 जनरेशन आर ब्लू, आपको ये बताना था। उसके बाद में सेकंड में पूछा गया है कि इफ फ्लावर्स ऑफ F1 प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड, तो F1 ये वाले जो हैं F1 वाले ये खुद क्या किया जाए, इनको सेल्फ पोलिनेटेड किया जाए, यानी एक स्थान पे बी कैपिटल बी और स्मॉल बी और दूसरे स्थान पे कैपिटल बी और स्मॉल बी, इनको अब हम क्या करना है, क्या करना आपस में पोलिनेशन यानी पोलिनेटेड करवाना है, सेल्फ पोलिनेटेड। यानी इसका बी देखो, इसका बी इसके हमने अलग अलग लिखा इनको, इसका बी और इसका बी दोनों को हमने अलग किया, इसके कैपिटल बी और इसके स्मॉल बी को हमने अलग किया। अब ये बी जब इसके बी के साथ में मिलेगा तो बड़ा बी बनेगा, यानी बी बी यानी कैपिटल, और ये इसका बी और इसके बी के साथ में मिलेगा तो कैपिटल बी और स्मॉल बी। उसके बाद में इनका और इनका, ठीक है, तो और इनका और इनका, तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी में डोमिनेंट बी है यहाँ पे, लेकिन इसमें स्मॉल बी भी है, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये हमें बाकी में सभी के जो कलर है वो क्या है, ब्लू है, जबकि इसका जो कलर है वो बी क्या है, ब्लू कलर डोमिनेंट नहीं है, तो क्या है यहाँ पे वाइट है। तो ये F2 जनरेशन है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। आप अब आप यहाँ पे रेशियो देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे तीन जो फ्लोर है वो हमें ब्लू कलर को मिलते हैं और एक फ्लोर जो है वो वाइट कलर का मिलता है, तो रेशियो क्या हुआ 3:1। अब हमें परसेंटेज निकालनी है वाइट फ्लोवर प्लांट की। अब आपको पता है कि फोर में से टोटल फोर में से एक फ्लोर क्या है हमारा वाइट का है, तो यानी 1/4 इंटू में 100, अगर हम इसकी परसेंटेज करते हैं तो कितनी आती है 25% इसकी परसेंटेज आ जाती है। तो ये आपको बताना था। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, ए कॉपर वायर इज हेल्ड between the poles of magnet, the current in the wire can be reversed, the pole of magnet can also be changed over, in how many of the four direction shown can be force act on the wire। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम है, इसमें क्या दे रखा है, मैग्नेट है ये हमारा इस प्रकार से, और मैग्नेट के बीच में आपको एक वायर दे रखा है इस प्रकार से, ये हमारा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है ये और ये इसका साउथ पोल है। अब क्या करना है, इसमें क्या पूछा गया है कि अगर करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, अगर करंट की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो सकती है, कि किस डायरेक्शन में फोर्स हमारा काम करेगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड इसमें रूल लगने वाला है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या कहा था ऐसा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या था स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रकार से अपने हैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ये वाला जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन को बताता है, मोशन, और ये वाली जो फोर फिंगर है आपकी ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये वाली जो मिड फिंगर है ये आपकी बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। अगर देखिए अगर आप वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये भी क्या करेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो यही पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो फोर्स क्या हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। उसके बाद में इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है, हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप देखिए अगर ये मान लेते हैं हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। तो ये हम कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हम बता सकते हैं
जो राइट हैंड थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल देखिए क्या था, वो आपको मैं ये बताता हूँ। ये अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस प्रकार से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो आपका थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है, करंट की डायरेक्शन को। और ये जो आपकी जो उंगली है इस प्रकार से, ये किसकी डायरेक्शन को शो करती है कि इस प्रकार से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी और उनकी डायरेक्शन आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से उसके चारों ओर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो आपको करंट की डायरेक्शन किसके कौन से नियम के द्वारा बतानी है आपको, तो ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। तो इसके अराउंड इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये करंट इस प्रकार से डायरेक्शन में होगा तो इसकी क्या कर देना आपको, इस प्रकार से वापस हो जाएंगे। तो आप इसको बताना है कि करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम इजीली से बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि डायग्राम आपको शो कर रखा है। तो इसमें आपको क्या होता है, पूछ रखा है कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट टू द इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय विच एरोज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये सन है, सन जो है, सन की टोटल 10% जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, प्लांट्स के द्वारा यानी प्रोड्यूसर्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है, जबकि 90% जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वो क्या कर दी जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो क्या हुई, 90%, यानी सी के अंदर इस वाले पार्ट में हो रही है। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, उस 10% का 10% कौन अब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उससे उसके 10% कौन कर लेता है, यानी बी वाले, ये वाले कर लेते हैं। तो हमें हमें ये बताना है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इसमें सी में हो रही है, सी इंडिकेट करता है। एंड उसके बाद में स्मॉलेस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, वो किसके अंदर हो रही है, उसको इंडिकेट कौन करता है, बी वाला करता है। यानी पहले हम बी बोलेंगे और फिर क्या बोलेंगे, सी। तो ये इसका राइट आंसर होगा जो इस डायग्राम में इजिली से इसको यानी इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में देखिए ऑप्शनल में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल केमिकल्स इन एयर इज द मेन काज ऑफ डिक्रीज इन ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर, नेम सच केमिकल। कि कौन सा केमिकल है जो ओजोन को क्या करता है, खत्म करता है, यानी उसको कम करता है। तो आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उसका नाम आपको बता देना है इस क्वेश्चन में, कि उसके कारण से ओजोन जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर में वो डिक्रीज हो रही है। उसके बाद में why do scientists think that human induced global warming will be more harmful to plant and animals were were past natural climate functions। तो इसका आपको राइट आंसर बच्चों क्या बताना है कि जो ह्यूमन जो है वो क्या करता है कि ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके कारण से क्या होता है, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, और इस कारण से जो प्लांट और एनिमल है वो क्या होते हैं, ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, इसमें क्लाइमेट ज़्यादा चेंज हो रही है उस कारण से। तो यही आपको इसमें राइट आंसर बताना था कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजिंग फास्टर, इस कारण से प्लांट और एनिमल्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद में सेक्शन बी पे आते हैं हम। सेक्शन बी में पूछ रखा है कि इसमें जो क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स combine विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कंपाउंड XH3, the element X is placed on the right side of periodic table। पहले पार्ट में क्या पूछा गया, वट वेदर इट इज मेटल या नॉन मेटल। तो देखिए XH3, तो आपको पता है कि राइट साइड में इसको रखा गया है, तो किस ये क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो बच्चों ये क्या होगी, एक्स जो होगी ये क्या होगी, एक नॉन मेटल होगी। इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, हमारी एक नॉन मेटल। उसके बाद में द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि XH3, अगर हम यहाँ पे बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्स के स्थान पे अगर हम नाइट्रोजन मान के चलते हैं, तो नाइट्रोजन आपको पता है कि इसी तरह का हाइड्राइड बनाता है। तो हम नाइट्रोजन की अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है।
तो हम इसको 2 5 ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 हुए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5, इसका 5 हो जाएगा। विच एलिमेंट इज दिस, तो ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट आपको पता है कि NH3 है, तो यानी नाइट्रोजन क्या है, ये एक्स के स्थान पे एलिमेंट होगा, इसका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। पहले का नॉन मेटल, दूसरे का 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में, और एलिमेंट का नाम पूछे तो नाइट्रोजन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, लिस्ट इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ एल्कीन्स। और ऑप्शनल में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द आइसोमर्स, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, और बी वाले पार्ट में पूछा कि व्हाई कैन नॉट वी हैव आइसोमर ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्कीन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें देखिए क्या होती है, ए सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सिमिलर हो, एंड दे शेयर द सेम जनरल फॉर्मूला, दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप, सो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इथीन जैसे कि एग्जांपल में दे, तो ये क्या होती है, होमोलोगस सीरीज। उसके बाद में जो ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा गया है कि आइसोमर क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे आइसोमर ब्यूटेन जो है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, तो इसकी स्ट्रक्चर एक तो ये हो सकती है, अगर हम इसको दूसरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। अब आप इसमें भी देखेंगे कि इसका भी फॉर्मूला क्या है, C4H10 है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि C4H10 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की स्ट्रक्चर दोनों की क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आइसोमर है। उसके बाद में उसका सेकंड पार्ट पूछा गया है कि जो मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इनके आइसोमर पॉसिबल क्यों नहीं होते। अगर मान लेते हैं आप मीथेन लेते हैं इस प्रकार से, क्या इसकी हम डिफरेंट अरेंजमेंट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या हम इथेन लेते हैं तो क्या हम इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और क्या हम प्रोपेन लेंगे तो उसकी हम अलग अलग स्ट्रक्चर लिख के दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। तो यही कारण है, आपको आंसर में क्या लिखना है, आइसोमर इज नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्कीन सीरीज बिकॉज दे कंटेन ओनली 1 2 या 3 कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली, एंड विद ओनली 1 2 3 कार्बन एटम इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। इस कारण से हम उनके डिफरेंट आइसोमर्स नहीं शो कर सकते। तो ये था इसका राइट आंसर बच्चों, आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल जस्टिफाई
11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। 11 क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करवाना है। तो देखिए आपको क्या करना है, इन कॉलम को, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है। तो ओम्स लॉ आपको पता है कि क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। और जो रजिस्टिविटी होती है वो आपको पता है कि रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आर ए अपॉन में एल। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो रो होती है रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहाँ से एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब इसका मिलान किसके साथ हो जाएगा, हमारा ओम्स लॉ का ये हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो ये आपको इसके इस प्रकार से कॉलम आपको मिला देने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, उसमें हम चलते हैं। तो देखिए उसमें क्या पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए ये मान लेते हैं एक पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। तो ए वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो 118 वोल्ट और इस पे दे रखा है 128 वोल्ट। अब आपको देखिए ये V2 मान लीजिए, ये V1 मान लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V2 माइनस V1 करेंगे, यानी 128 में से 118 हम करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो हमारा वोल्टेज और वर्क डन में क्या रिलेशन होती है, वोल्टेज जो वोल्ट होता है वो W अपॉन में Q होता है, Q का मतलब चार्ज होता है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू 2 दे रखी है, हमें ये वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा, वोल्टेज हमारा कितना डिफरेंस आया था, 10 वोल्ट आया था। तो 10 इंटू में Q कितना है 2, तो यहाँ पे 20 जूल वर्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं हम। बेंडिंग ऑफ ए वायर डज नॉट इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। क्या अगर हम किसी वायर को बेंड कर दें तो क्या इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। तो क्या वायर को बेंड कर दें तो क्या लेंथ और एरिया में कुछ चेंजिंग आएगा। लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, अगर इसको हम इस प्रकार से बेंड कर दें तो लेंथ तो उसकी उतनी ही रहेगी और एरिया भी रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको बताना है इसमें कि बेंड करने से किसी वायर को उसके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद में दे रखा है टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट वुड बी यू से अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ। अगर दो रेजिस्टेंस है इस प्रकार से इनको हमने किस में जोड़ रखा है, पैरेलल में जोड़ रखा है। तो इन दोनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको ये बताना है कि जो पैरेलल में जोड़ते हैं उसमें वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में अलग अलग होता है, तो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम रहेगा। क्वेश्चन इसमें सी वाली पार्ट में क्या पूछ रखा है, ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स VI ग्राफ एज शोन above the two samples of nichrome wire A and B having resistance RA and RB respectively, which wire has greater resistance। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर जो दे रखी इसमें देखिए RA और RB, इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स V इक्वल टू आई आर होता है और R का जो फॉर्मूला होता है V अपॉन में I होता है। अब I इसके लिए कितना है 9 एम्पियर और इसके लिए कितना है 6 एम्पियर, और जबकि वोल्टेज इसका कितना है 6 है और इसका कितना है 4 है। तो आपको पता है कि ये वाला रेशियो जो होगा, ये वाला रेशियो होगा वो RB के लिए ज़्यादा होगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके लिए होगा, किसके लिए ज़्यादा होगा, RB के लिए ज़्यादा होगा। तो यही इसका आंसर रहेगा। तो RB रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, इसको आपको पढ़ करके रीजन देने हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, कि जो एनर्जी का फ्लो होता है किसी फूड चेन के अंदर वो एक ही डायरेक्शन में यानी यूनिडायरेक्शनल रहता है। तो इसके पीछे कारण देना है आपको, तो इसका कारण भी हम देंगे। तो देखिए इसका कारण क्या है कि जो एनर्जी कैप्चर्ड बाय जो ऑटोट्रोप्स जो होता है वो डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट एंड इट पासिस टू हर्बीवोर्स।
यानी क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है। उसमें उसके बाद में बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, रिप्लेसिंग ऑफ प्लास्टिक कप्स फॉर सेलिंग टी ऑन ट्रे इज प्रेफर्ड। तो प्लास्टिक कप्स जो होते हैं वो उसमें क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक कप के बजाय जो आपके पेपर कप होते हैं, पेपर के जो बने होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि पेपर कप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। तो रिप्लेसिंग प्लास्टिक कप्स को इसलिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है। और उसके बाद में द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मोर इन ह्यूमन बीइंग। जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है केमिकल्स की वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ज़्यादा क्यों होती है, तो आपको पता है कि फूड चेन के अंदर जो इंसान जो मानव है वो किसके ऊपर है, एपेक्स के ऊपर है, यानी टॉप पे कौन है, ह्यूमन। तो इस कारण से जो कंसंट्रेशन होती है हार्मफुल केमिकल्स की वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर स्टूडेंट्स आप इसका राइट आंसर लिखना चाहते हैं इन क्वेश्चंस का, तो आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप ये राइट आंसर लिखेंगे, ए के लिए ये लिखेंगे, बी के लिए ये लिखेंगे और सी के लिए आप ये राइट आंसर आपको लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन पे आपको मेंडल क्रॉस F2 वाले दे रखा है इसमें। तो इसमें देखिए, रेफर टू द गिवन टेबल रिगार्डिंग रिजल्ट F2 जनरेशन ऑफ द मेंडेलियन क्रॉस। तो इसमें आपको बताना है which would be the phenotype of F1 generation regarding given data of F2 generation। तो आपको क्या बताना है इसमें, फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन बताना है। तो इसमें देखिए पहले का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, तो जो प्लांट्स विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड्स होते हैं वो है इसमें फिनोटाइप होगा F1 जनरेशन का, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा उन्हीं की क्या है, ज़्यादा संख्या उन्हीं की है। तो आपको ये बताना है इसमें प्लांट विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड, तो ये होगा F1 जनरेशन का फिनोटाइप। और उसके बाद में सेकंड में पूछ रखा है विच वुड बी द जीनोटाइप टाइप ऑफ पेरेंटल जनरेशन रिगार्डिंग गिवन रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन। आपसे पूछा गया पेरेंटल जनरेशन के रिगार्डिंग में F2 जनरेशन का, तो उसमें होगा आपका पेरेंटल जो जनरेशन होगा उसका होगा कैपिटल वाई आर आर एंड स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर। ये होगा क्या, पेरेंटल जनरेशन रिगार्डिंग टू रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन, इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में थर्ड में पूछा गया है व्हाट आर गेमेट्स, हाउ वुड यू टाइप ऑफ गेमेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल वाई और स्मॉल आर। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो गैमेट्स आर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्टिव सेल होती है। क्या होती है, गैमेट्स जो होती हैं वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है एक टाइप से सेल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेक्स सेल आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपका ये राइट आंसर आएगा। उसके बाद में जो आपका ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाई आर गेमेट प्रोड्यूस्ड बाई वाई आर आर। तो वाई आर की आपको बतानी है, तो वाई आर की जो परसेंटेज रहेगी स्टूडेंट्स इसमें वो 50% रहेगी। कितनी रहेगी, 50% रहेगी। तो 50% जो प्लांट्स होते हैं वो व्रिंकल्ड एंड येलो कलर्ड होते हैं सीड, एंड 50% प्लांट विद व्रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड होते हैं। तो 50% इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 में आपको क्या लिखना है, 15 में अगर मैं इसका आप लिखना चाहें इसको तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 14 क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे राइट आंसर। तो देखिए इसमें 14 क्वेश्चन का ये हमारा राइट आंसर रहेगा, 14 क्वेश्चन का ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, नोट कर लेना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 जो क्वेश्चन है वो मैग्नेट के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए क्या पूछा गया इसमें, आशु डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट बाय ड्राइविंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस when he placed a small north magnetic pole in magnetic field created by magnet and it experienced a force when the north pole was free it moved under the influence of magnetic field। तो इसमें आपको पढ़ करके आपको जो इनके क्वेश्चंस के राइट आंसर लिखने हैं।
व्हाट डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइन, मैग्नेटिक फील्ड क्या डिटरमाइन करती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है दे डिटरमाइन बोथ द डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करती है। तो ये इसका आपको राइट आंसर लिखना है। उसके बाद में बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, अंशु फर्दर प्लेस्ड ए strong bar magnet vertically above a horizontal wooden board, what would be the position of magnetic lines of force? तो मैग्नेटिक लाइन की जो पोजीशन जो होगी वो क्या रहेगी, दे वुड बी ऑन द ऑल द प्लान्स अराउंड द मैग्नेट। तो ऑल प्लान्स के ऊपर रहेंगी वो, जैसे ये आपने मैग्नेट रखा है इसके ऊपर, तो इसके चारों ओर प्लान्स के ऊपर इस प्रकार से वो उनकी डायरेक्शन रहेगी। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो आपको बताना है कि मैग्नेट में कहाँ से कहाँ होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये हमारा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ पार्ट है। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है। अगर इनसाइड हम बात करें तो वो क्या होती है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये आपको बताना है इस प्रकार से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर वाई। अगर देखिए ये मैं एक मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूँ आपको, देखिए इस प्रकार से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ होती है इस प्रकार से। अगर मान लेते हैं ये इस प्रकार से क्रॉस कर जाती है, यानी इस बिंदु पे क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दो डायरेक्शन को शो करेंगी। तो इस कारण से दो डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये दो डायरेक्शन शो कर जाएंगी अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम मैग्नेट रखेंगे तो दो डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। तो इस कारण से कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। तो ये था स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैनल पे अगर स्टूडेंट्स आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर।